जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लुसेंट बुक और लुसेंट बुक के अंदर अपना चल रहा है पॉलिटी की क्लासें। और पॉलिटी की क्लासों में सबसे पहले हमने पढ़ा था जो कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम पारित किए गए थे वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, जो अपना मेन टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो इतिहास है या उसके बारे में सबसे पहले जो कंपनी ने पहले नियम पारित किए जब भारत में यानी कि 1773 से लेके 1858 तक, इस समय जितने भी नियम पारित किए वो किसने पारित किए थे? वो सब नियम पारित किए गए थे कंपनी के द्वारा। और 18 से 58 के बाद जितने भी नियम पारित किए गए, यानी कि इसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो गया और 18 से 58 में क्या आ गया? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि सीधे सीधे जो भारत पे जो शासन था, भारत का शासन था, वो सीधे सीधे इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में पहुंच गया। अब जो नियम बना रहा वो कौन बनाएगा? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी ब्रिटिश क्राउन जो नियम बनाएगा भारत में शासन के लिए, वो नियम हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1773 में सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तभी से कहीं ना कहीं, अब ये 1773 से ही रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आई? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1764 में और 1757 में, यानी कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो अपनी कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, यानी कि जो कर है वो वसूल रही थी। और जो निजामत का अधिकार था, यानी प्रशासनिक, वो कौन चला रहा था? नवाब चला रहा था, और नवाब इसकी कठपुतली थी। ठीक है, तो 1773 में एक जो मेन बात हुई थी वो हुई थी 1773 में ब्रिटेन में जो चेंजमेंट हुआ था, वो भी हमको याद रखना पड़ेगा। 1773 में ब्रिटेन में जो महाराजा शासन चलता था ना, राजाओं का शासन, वो क्या, उससे ज्यादा यहाँ पे जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट है, उसका जो शासन है वो ज्यादा ताकतवर हो गया। ठीक है, यानी कि जो राजा महाराजाओं वाला, यानी कि क्राउन का राजा महाराजा शासन चला रहे थे, उससे ज़्यादा ताकतवर कौन हो गया? सांसद हो गया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उससे, जो राजा वहाँ पे पावरफुल थे, उससे ज़्यादा पावरफुल 1773 में कौन हो गया? वहाँ पे पार्लियामेंट। और एक सबऑर्डिनेट के रूप में जो राजाओं की पीढ़ियाँ हैं वो चलती रहीं, लेकिन जो मेनली जो पावर में आ गया था वो का ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पावर में आ गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी से कंपनी में 1773 से, वो हालांकि कंपनी को उसी टाइम ख़त्म करनी चाहती, लेकिन डायरेक्ट कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते थे। कंपनी इतनी पावरफुल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो थे कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कहाँ बैठते थे? ये सब ब्रिटेन में ही बैठते थे। ठीक है, जो 24 सदस्य होते थे इसके, ये सब कंपनी के चुनिंदा शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, तो ये बहुत ताकतवर लोग थे। तो ब्रिटिश के जो सांसद है, पार्लियामेंट है, यानी कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, ठीक है, कार्यपालिका है वहाँ की, प्रधानमंत्री उसका हेड है। ठीक है, तो वो 1773 में कंपनी को डायरेक्ट नहीं हटा सकती थी। ठीक है, तो जब कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका मतलब उसने कंपनी पे शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया था। किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, इसीलिए ये नियम आना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, भारत में, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो कंपनी है, इनको कोई प्रशासन का एक्सपीरियंस तो था नहीं, ये क्या है, शासन कर रहे थे, उल्टा सीधा लूट रहे थे। तो ठीक है, तो कंपनी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर इस तरीके से हमें तो लॉन्ग लाइफ, मतलब बहुत लंबी शासन करना है भारत पे, क्योंकि भारत बहुत अमीर उस समय था, तो वहाँ से पैसा या रॉ मटेरियल हमें बहुत दिनों तक लाना है, और कंपनी ऐसे शासन करेगी तो फिर हमें मतलब ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कंपनी पे शिकंजा स्टार्ट कर दिया। और 1773, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, कंपनी ने सबसे पहले 1773, ठीक है, 1781, 1784, ठीक है, 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला 86 में जो आया था। ठीक है, ये धीरे धीरे जो
धीरे धीरे कंपनी ने इन नियमों के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नियम के द्वारा कंपनी पे शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया था। फिर 1700, अब आपने देखा होगा 1813 यानी 1793 से चार्टर अधिनियम आने लगे। चार्टर अधिनियम मतलब कंपनी को 20 साल के लिए रिन्यूअल दिया जाता था। 18 से 13 से जो शिकंजा है वो जेद ही कस दिया गया, कंपनी के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। केवल चाय और चीनी, जो चीन है उस पे केवल इसका व्यापार करने का अधिकार बचा, और पूरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1813 में पूरी तरीके से शिकंजा इस पे कस दिया कंपनी। तो मतलब वही मैं बात बोल रहा था, डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते थे, कंपनी पावरफुल थी, तो धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की। फिर 1813 के बाद यानी कि अब 20-20 साल के लिए चार्टर इसको दिया जाने लगा। तो 1813 के बाद 1833 में आ गया, ठीक है। 1833 में और शिकंजा कस दिया गया। अब चाय और चीनी का जो व्यापार था वो भी कंपनी का खत्म कर दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे यानी कंपनी खत्म होती चली जाएगी और 1858 तक कंपनी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है अपनी, ठीक है। फिर 1820 साल बाद यानी कि 1853 का आ गया, ठीक है, 1853 का एक्ट, ये सब चार्टर अधिनियम है। तो धीरे धीरे यहाँ से कंपनी पूरी तरीके से 1853 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत बदलाव हुए। यहाँ पे 1833-53 इन सब में धीरे धीरे इन नियमों के बाद लास्ट में 1858 में कंपनी को क्या कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। यानी कि खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन मतलब एक तरीके से जो आपका 1873 में जो अधिनियम आया उसके द्वारा कंपनी को बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्ट्रक्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे कंपनी यहाँ से सब शासन जो नियम थे वो सब जिस तरीके से शासन कर रही थी वो धीरे धीरे शिकंजा कसते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, खत्म ही कर दिया। तो अब हम चलते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन भारत पे जो नियम आए वो कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 1858 में भारत का शासन अधिनियम आया, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, 1909 में भारत परिषद अधिनियम, 1919 में भारत शासन अधिनियम और 1935 में भारत का शासन अधिनियम। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम चलते हैं 1858 के शासन अधिनियम की ओर। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो ये अभी हम मतलब पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके चले हैं, कैसे धीरे धीरे कंपनी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो खत्म कर दी गई 1833, ठीक है, 1853, फिर 1858 में कंपनी का पूरा ही शासन समाप्त कर दिया गया। सीधे भारत का जो शासन है ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, देखना है चीज़ें, लिंकिंग मेथड से देखना है। तो क्यों कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1857 में भारत में क्रांति हुई, ठीक है। जो सैनिक विद्रोह हुआ उससे ये लोग समझ गए कि हम ज्यादा दिन तक अगर ऐसे ही शासन करते रहे ना, कंपनी के जैसे कंपनी शासन कर दी थी लूट लूट के, तो इन लोगों ने क्या किया, ये समझ गए फिर हम शासन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो सीधे ही अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट वो देख ही रही थी कंपनी हमें ख़त्म करना है, तो उसने क्या किया, कंपनी को सीधा ठहरा दिया कि तुम शासन करने के लायक नहीं हो, तुम्हें शासन का कोई तजुर्बा नहीं है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, उसको कंपनी को डिमोलिश करके 1858 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने अपने सीधा शासन भारत पे करने लगी, यानी कि अपने अंडर में भारत का जो शासन है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अपने अंडर में भारत का जो मतलब हर जितनी भी चीज़ें वहाँ की थीं, अब कंपनी का मतलब कोई भी अधिकार नहीं रहा 1858 आते आते, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में डायरेक्ट शासन क्यों ले लिया, क्योंकि 1857 की जो सैनिक विद्रोह हुआ था उससे उसको आइडिया लग गया था कि कंपनी अगर वहाँ रही तो हम वहाँ से बहुत जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें भारत से, यानी कि जो भारत उसका उपनिवेश था वहाँ से हमें बहुत जल्दी हम भारत से चीज़ें नहीं ले पाएंगे। भारत में जो चल रहा था प्रशासन, जो कंपनी जैसे कर रही थी वो बहुत ही गलत तरीके से शासन कर रही थी, ठीक है। तो ये बात उसको समझ में आ गई। तो 1857 में सैनिक विद्रोह के बाद जब सीधा कंपनी ने शासन लिया तो आपको पता होगा क्या यहाँ पे परिवर्तन हुआ। जो वहाँ पे उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो कंपनी के जो 24 थे जो शासनकर्ता, ठीक है, ये कहाँ बैठे थे, ब्रिटेन में। प्लस अब फिर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको बनाया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। और किस लिए बनाया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे शिकंजा कसने के लिए, इसकी निगरानी के लिए, यानी कंपनी की निगरानी के लिए। तो इसका काम था केवल व्यापार का, और इसका काम क्या था? प्रशासन का, यानी कि पूरा प्रशासन देखता था, ये कंपनी के प्रशासन को देख रहा था। तो जब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों ले लिया, तो दोनों ये जो चीज़ें थीं ये क्या कर दी गई? ये हो गई यहाँ पे समाप्त। तो इसकी जगह क्या आ गया? अब इन दोनों की जगह एक पद निर्माण किया गया, उसको हम क्या बोलते थे? भारत सचिव। किस नाम से जानते थे? भारत सचिव। अब भारत सचिव होता कौन था? ये भारत सचिव जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी था, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है, उसका ही आदमी था, उसके प्रति उत्तरदायी था, यानी कि हम बोलते हैं ब्रिटिश कैबिनेट का आदमी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसका आदमी था, कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट से सीधा चुना हुआ यह आया था भारत सचिव। और ये कहाँ रहता था? ये जो रहता वहीं था, इंग्लैंड में ही, ठीक है, वहीं से भारत पे प्रशासन करता था। और भारत में क्या बदलाव हुआ? भारत में इसकी सहायता के लिए, किसकी? भारत सचिव की सहायता के लिए एक पद सृजित किया गया, जो अभी हम मतलब बोलते आ रहे थे, जिसको भारत का गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर बाद में विलियम बेंटिंग 1833 से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो सत्ता थी केवल गवर्नर जनरल के हाथों पूरी सेंट्रलाइज हो गई थी यहाँ से 1833 में अधिनियम में, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल जो पद था वो भी यहाँ से खत्म करके अब सीधा यहाँ पे एक पद का नाम दे दिया गया, क्या? वायसराय। क्या नाम आ गया यहाँ पे? वायसराय, ठीक है। क्या पद दे दिया? वायसराय। और जो वायसराय है यहाँ की रिपोर्टिंग सीधा किसको करता था? भारत सचिव को यहाँ से रिपोर्ट सीधा करता था। अब एक बात और, किसकी? भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, ठीक है, 15 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, और जिसमें जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, अब इसमें से 8 और 7, 8 जो थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड थे, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और जो 7 थे ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के आदमी थे, ये जो 7 थे, ठीक है। इस तरीके से 8 7 15 सदस्यों की भारत परिषद। अब इन दोनों को जो 15 सदस्य थे इसको नाम क्या दे दिया गया? भारत परिषद के नाम से ये गठन किया गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम देखते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। जो पहले चला आ रहा था सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों को समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव के नाम से। अब भारत सचिव की क्या था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का आदमी था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। अब इसकी सहायता के लिए भारत में जो पद सृजित किया गया वो वायसराय किया गया। और भारत सचिव कहाँ बैठता था? ये इंग्लैंड में ही बैठता था। और ये सीओडी बीओडी ये सब इंग्लैंड से ही यहाँ से शासन करते थे, ठीक है, भारत पे। अब भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई गई और वो कैबिनेट के सदस्य थे, ठीक है। अब सदस्यों की ये जो 15 सदस्य थे इनको नाम क्या दे दिया गया? भारत परिषद के नाम से सृजन किया गया इनका। और इसमें 8 जो थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे, और जो 7 थे ना ये क्या थे? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के एक तरीके से चुने हुए लोग थे, ठीक है। ये इन पे क्या था? ये ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे, ये 7 कंपनी के आदमी थे, ठीक है। तो 8 7 15 लोगों की टीम यहाँ पे बढ़ा दी गई, ठीक है। तो अब हम यही सब पॉइंट इसमें लिखे गए हैं जो हमने अभी समझाए हैं। तो देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था बीओडी सीओडी खत्म करके, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और हाँ, जिसने नहीं देखा वो पहले वीडियो आप पहला वाला देख लेना, ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, अभी बताया मैंने, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद के नाम से एक टीम सृजित की गई। इसमें से अभी मैंने बताया तो 15 सदस्य यानी भारत परिषद के नाम से एक टीम सृजित की गई। और अभी मैंने बताया था इसमें से जो 15 में से जो तुम्हारे 8 थे, 8 क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड थे, और 7 थे सीओडी जो अभी चला रहा था कंपनी के डायरेक्टर्स, क्योंकि इनका कोई ना कोई तो रोल रहेगा, क्योंकि ये कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उस समय और मतलब ताकतवर आदमी थे। तो 7 आदमी सीओडी के द्वारा लिए गए थे, ठीक है, जो यहाँ पे थे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको भारत परिषद किस लिए बनाया गया था? भारत सचिव की सहायता के लिए। तो चलिए देखते हैं हम और आगे।
15 सदस्यों की भारत सृजन का हुआ। और भारत के गवर्नर जनरल, ये बता ही चुके, का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर ये पूछे जाते हैं, फैक्ट जो लॉर्ड कर्निंग प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल इसको बोला जाता, ठीक है। मतलब ऐसा इसका जो गवर्नर जनरल पद था वो खत्म करके वायसराय इसको बना दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यानी कि सीओडी, ये बोर्ड की जगह यहाँ पे होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीओडी, और तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी, सीओडी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1833 में बनाया गया था सीओडी की निगरानी के लिए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, खत्म कर दिए गए। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम, ये तो हो गया आपका 1858 के जो नियम में तब्दीलियां हुई वो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर। तो अगला अपना अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और समझ के पढ़िए, रटिए मत, ये याद रखना आप। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, तो अभी आपने देखा होगा जो गवर्नर जनरल की, एक चीज याद रखना यहाँ पे, ठीक है। एक तो शब्द यहाँ से अब आ जाएगा विधान परिषद, क्या आ जाएगा, विधान परिषद। और दूसरा ये कार्यपालिका परिषद या कार्यकारिणी, ये जो इसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक। विधान परिषद अभी बन रही, और जो कार्यकारिणी परिषद थी ये तो हमेशा से ही गवर्नर जनरल के साथ में रही थी, जो अभी देखते आ रहे थे आप। 1833 में इसमें 3 सदस्य कर दिए गए थे, फिर बाद में 1 सदस्य और विधायी सदस्य जोड़ गया था, 4 सदस्यीय टीम। तो 4 सदस्यीय ये जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए है, ये तो हमेशा ही रहेगी, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है विधान परिषद, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंफ्यूज बने रहेंगे आप हमेशा। कार्यकारिणी परिषद क्या है, 4 सदस्यीय टीम जो हमेशा आपके साथ चलेगी, हमेशा, मतलब लास्ट तक भी, ठीक है। और जब अभी देखते हैं आगे चल के, तो चलिए देखते हैं। तो विभाग, अब हाँ, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, तो ये 4 सदस्यीय टीम थी, अब इसमें इसने क्या किया, 6 सदस्य और जोड़ दिए गए। कितने सदस्य जोड़ दिए गए, 6 सदस्य जोड़ के। तो जब ये 6 सदस्य जोड़े गए, इसमें 4 थे पहले, 6 सदस्य जोड़ दिए गए। अब इन 6 सदस्यों को इसने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया गया विधान परिषद। पहले 4 सदस्यीय थी कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, कार्यपालिका थी, अब इसका नाम हो गया विधान परिषद। जब 6 सदस्य और जोड़ दिए, 10 टोटल हो गए, तो विधान परिषद नाम हो गया। और सबसे जो मेन बात थी, विधान परिषद में 6 में से जो 3 सदस्य थे वो क्या थे, वो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहाँ से की गई थी, ठीक है। क्या थे, जो ये सदस्य जोड़े गए थे 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कहाँ के होने थे, भारत के होने थे। क्योंकि अब देखो एक चीज, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, तो अभी हम बात कर रहे थे, इस मतलब पीछे से ये बात समझ में आ गई अंग्रेजों को कि भारतीयों के बिना अब हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भारतीय अगर व्यक्तियों को हम नहीं शामिल करते हैं तो यहाँ पे हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे जैसे देखेंगे 1861 देखेंगे, ठीक है, 1892 देखेंगे, 1861, 1892 और 1892 के बाद ये आपका 1909, 1892 के बाद आप देखेंगे 1909 जो इम्पोर्टेंट है। इन तीनों अधिनियमों से आपको समझ में आ जाएगा कि इनने एक चाल स्टार्ट करती थी, ये समझ गए थे कि बिना भारतीयों के हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। तो इनने भारतीयों को अपनी जो सीधी सीधी शक्तियां नहीं दी, विधान परिषद हालांकि कोई शक्ति नहीं थी इसके पास, पूरी शक्तियां किसके पास थी, कार्यपालिका परिषद, जो कार्यकारिणी इसकी परिषद थी, 4 सदस्यीय टीम जो थी, उसके पास पूरी शक्तियां थी। विधान परिषद के बाद हालांकि कोई शक्तियां नहीं थी, ठीक है, ये याद रखना आप। तो अब हम देखते हैं ये नियम इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से भारतीयों का अपनी जो इनकी विधान परिषद है कहीं ना कहीं कैबिनेट में शामिल होना स्टार्ट कर दिया गया था। तो देखो अब विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंटों को रटना नहीं है, विभागीय प्रणाली, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब अभी देखा आपने 6 सदस्य इसने जोड़े हैं और इसका भी कार्यपालिका परिषद है 4 सदस्यीय वो है, ठीक है। अब जो 1833 में जो सत्ता पूरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी, भारतीय गवर्नर जनरल के पास थी, सेंट्रलाइज थी, तो यहाँ पे सबसे मेन काम क्या हुआ, अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया,
ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त आप चाहें भले ही मतलब वनडे कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर विकेंद्रीकरण शब्द आता है 1861 से। अब विकेंद्रीकरण होता क्या, केंद्रीकरण क्या होता? केंद्रीकरण का मतलब एक आदमी के हाथ में सत्ता, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता को अलग अलग हाथों में बांटना। तो इसकी जो कार्यकारिणी परिषद, अभी हमने बोला था जो वायसराय था, वायसराय के पास 2 सदस्य, मतलब वायसराय जो था इंडिया का या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके पास 2, कहीं कहीं आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी मिल जाएगा अभी बाद में, दोनों बराबर देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी जो कार्यपालिका परिषद थी, एक थी विधान परिषद बन गई 1861 में। भारतीयों को यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया गया विधान परिषद में, हालांकि कोई इसके पास पावर नहीं थी विधान परिषद के पास, और कार्यपालिका परिषद के पास फुल पावर थी। तो कार्यपालिका परिषद में जो ये विकेंद्रीकरण शब्द है, ये क्या है, कार्यपालिका परिषद से यहाँ पे इसने कई विभागों में बांट दिया गया, ठीक है। जो ये विभाग था पहले वायसराय देखता था, इसको कई विभागों में बांट दिया गया। यानी कि मिलिट्री कोई अलग देखेगा, ठीक है, इन्हीं सदस्यों में से, कार्यपालिका परिषद में से, ठीक है। मिलिट्री के बाद अब जैसे मतलब पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, या फिर होम अफेयर्स हैं, गृह मंत्रालय है, ये सब इसने मतलब सत्ता को विकेंद्रीकृत कर दिया, अलग अलग विभाग बना दिए गए और सत्ता उसमें बांट दी गई। हालांकि वायसराय इन सबसे ऊपर था, मतलब, लेकिन फिर भी वायसराय ने जो सत्ता है उसकी वो बांट दी गई, विकेंद्रीकृत कर दी गई यहाँ से, ठीक है। लेकिन अभी भी पावर वायसराय के पास था, लेकिन जो विभाग हैं वो ऐसे बांट दिए गए, अलग अलग विभागों में बांट दिया गया देखने के लिए, प्रशासन अलग हाथों में, ठीक है, ये सब चीज़ें बांट दी गई। तो इसी को हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को एक हाथ में ना देख के अलग अलग जगह पे स्थानांतरित कर दी गई अलग, ठीक है। ये हो गया आपका विकेंद्रीकरण। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे विभागीय प्रणाली, यानी कि जो इसका कार्यपालिका परिषद थी, इसको कई विभागों में बांट दिया गया, मिलिट्री में, पीडब्ल्यूडी में, ऐसे होम अफेयर्स में, गृह मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंटों में बांट दिया गया, ठीक है। ये तो हो गई विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। और किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये प्रारंभ किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को बंगाल, अब देखो 1833, ये मैं तभी कह रहा कि अगला वीडियो जब आप देख लेंगे तभी ये समझ में आएगा। 1833 में जो सत्ता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसके अंडर में जो बंगाल, जैसे बंगाल के अंडर में जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे, कहाँ के, मद्रास प्लस मुंबई के गवर्नर, बम्बई, उस समय क्या होता था, बम्बई के गवर्नर थे, वो किसके अंडर में थे, बंगाल वाले के। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन फिर दोबारा 1861 में, अभी हम बात कर रहे हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण होने से क्या हुआ, इसको अलग अलग, अब जैसे ये इसके अंडर में थे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, तो इसका मतलब अब इनको भी अपनी पावर मिल जाएगी। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, और मुंबई और मद्रास को भी अपनी अलग अलग कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तब ये अब इसके अंडर में, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, 2 और नए प्रांत बनाए गए, और यहाँ भी विधान परिषद स्थापित की गई, ठीक है। बंगाल 1862 में बना था, 1866-67 में उत्तर पश्चिम प्रांत, और पंजाब 1897 में बना था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि हर प्रदेश में अपनी अपनी सत्ता, मतलब खुद वहाँ का जो एक मतलब गवर्नर जनरल था वो बना सकता था, ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में, अभी हम बता रहे थे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ विधान परिषद में अब भारतीयों का, जो भारतीय थे, ठीक है, अभी हम बता रहे कौन कौन शामिल किए गए थे। सबसे पहले विधान परिषद में भारतीयों का प्रवेश स्टार्ट हो गया था, अभी हम बता रहे थे, क्योंकि इन्हें पता चल गया था अंग्रेजों को, बिना भारतीयों के हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिना लोकल बॉडीज के। तो ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। और अब देखते हैं इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1861 अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में विधान परिषद में शामिल किया गया। तो देखो यहाँ पे कार्यपालिका परिषद में क्या बदलाव हुआ था, परिषद के कामकाज के लिए नियम बनाने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGIU पोर्टफोलियो सिस्टम अभी जो हमने बताया था, इसने अपने कई डिपार्टमेंटों में, जैसे सेना को अलग बांट दिया, ठीक है, और PWD अलग बांट दिया, होम अफेयर्स अलग बांट दिया, राजस्व अलग डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ये सब सिस्टम पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है, यानी कि कई विभागों में बांट दिया। विधान परिषद
अतिरिक्त मेंबर जोड़े जा सकते थे, 6 से लेकर 12 तक सदस्य जोड़े जा सकते थे, और कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य थे इसमें। यानी कि जो 6 सदस्य थे तो इसमें 3 क्या थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड थे यानी सरकारी सदस्य थे, और 3 जो भारतीय प्रतिनिधि अब हम बोल रहे थे वो शामिल कर दिए गए। लेकिन एक इसने सिस्टम क्या है, ये नहीं चाहते थे कि एक्चुअली में जो सब कुछ सही हो, तो इन लोगों ने क्या किया, 1862 बनारस के राजा को शामिल किया, पटियाला के महाराजा को और दिनकर राव को। तो ये सब लोग बड़े बड़े लोग थे, इन्हें नहीं पता कि ज़मीनी हकीकत क्या है, तो ये जनता की जो समस्याएं थी उसको नहीं सुनना चाहते थे। ये इन राजाओं को इनने नॉमिनेटेड कर लिया अपनी इसमें विधान परिषद में, तो इनको क्या पता जनता पे क्या बीत रही। तो जनता के नेता नहीं चुनते थे ये, डायरेक्ट राजा महाराजाओं से उठा के चुनते थे। तो कुल मिला के इन्हें सत्ता अपने हाथ में रखनी थी, उसी हिसाब से ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया विधान परिषद में बदलाव। यानी कि अभी आप देख रहे थे पहले क्या था, यानी कि वायसराय था और उसकी 4 सदस्यीय टीम थी। पहले 3 थे 1833 में, 58 में, फिर एक और विधायी सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है, कभी कभी बुलाया जाता था ये। तो 4 सदस्यीय टीम हम मान के चल रहे हैं। अब इसमें 6 सदस्यीय टीम और जोड़ दी गई और इसको नाम क्या दे दिया गया, विधान परिषद। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, एक ये तो कार्यपालिका परिषद है इसकी 3-4 सदस्यीय वाली, और ये विधान परिषद है। ठीक है, यानी कि डबल द्वैत शासन तरीका से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां, जो अभी हम बता रहे थे, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक आदमी के हाथ में पूरी सत्ता, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 अधिनियम में या 1853 में, वो मतलब ऑल इन ऑल सब किसके पास था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल के पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया, और मुंबई, मद्रास, पंजाब, ये जितने भी प्रांत बनाए गए इन सबको अपनी अपनी मतलब विधायी शक्तियाँ मिल गई, कानून बनाने की शक्तियाँ मिल गई। लेकिन ये जो कानून बनाते थे इसमें जो चीज़ें थीं, जैसे मिलिट्री है और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये वायसराय से ही पूछनी पड़ती थी। और ऑल इन ऑल मतलब वायसराय अभी भी था, दिखाने के नाम पे विकेंद्रीकरण हो रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1866 भारत परिषद अधिनियम। और उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या था, वायसराय था। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय था उस समय। तो हम चलते हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, चीज़ों को रटो मत, थोड़ा समझ के चलो लिंकिंग मेथड से, तो जितना समझ में आएगा। आपको रटने से भूल जाओगे। ठीक है, 1885 में यहाँ पे कांग्रेस जो है वो उसका गठन हो चुका था। ठीक है, तो कांग्रेस थोड़ी थोड़ी प्रभावी हो गई थी यहाँ पे, मतलब जो अंग्रेज थे थोड़ा इसका प्रभाव समझने लगे थे। उन्हें पता था कि अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम, मतलब जैसे कि विद्रोह हो रहे थे पहले, सैनिक विद्रोह हुआ, जनजातीय विद्रोह हुआ, तो ये पावर से दबा देते थे। लेकिन जो कांग्रेस थी उसको पावर से नहीं दबा पाते, इन्हें पता था। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हुई। एक तो अभी हमने देखा था, ये आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक बात याद रखना, वायसराय। ठीक है, वायसराय के पास कार्यपालिका परिषद और दूसरी जो जोड़ी गई थी विधान परिषद, यानी कि 6 सदस्य, 6 से लेकर 12 सदस्य तक जोड़े। ठीक है, यानी कि 6 सदस्य आप मान के चलो विधान परिषद में, जो 6 सदस्य यानी कि 4 इसके पहले ही से थे और 6 सदस्य जो ये जोड़े गए थे, तो इसका नाम दे दिया गया था विधान परिषद। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पे इसने विधान परिषद में जो संख्या है भारतीयों की वो बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे विधान परिषद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, विधान परिषद में 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में जो संख्या है वो कर दी गई 24। ठीक है, और पहले जो विधान परिषद में संख्या थी वो 6 थी। 6 में 3 तो सरकारी होते थे उन्हीं के, और 3 नॉमिनेटेड होते थे अपने भारतीय प्रतिनिधि। ठीक है, तो यानी कि आधे होते थे यहाँ पे भारतीय प्रतिनिधि, यानी कि जो गैर सरकारी थे वो आधे थे। यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया, ये भी नॉमिनेटेड होके आते थे 3, जैसे राजा उठा लिए जाते थे ऐसे ही। तो इन्हें यहाँ पे क्या किया, तो इन्हें कहा जो ये हैं सदस्य संख्या 24 कर दी जाए, और इसके बाद कम से कम इसके 2/5 ये क्या होने चाहिए, चुन के आने चाहिए। यानी कि मेन चीज़ है कि चुनाव प्रणाली होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 2/5 मतलब 10 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो चुन के आएँ, इलेक्टेड होके आएँ। ठीक है, और जो नॉमिनेशन से आ रहे हैं वो अलग बात, इसके अलावा जो गैर सरकारी सदस्य हैं कम से कम 10 यहाँ पे चुन के आएँ। ठीक है,
तो ये बात क्या, इस समय एक बात और याद रखना, 1892 में परिषद के समय जो डफरिन था, डफरिन बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, वो समझ गया कि भाई कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, विद्रोह ऐसे ही होते रहेंगे जैसे 1857 में हुआ था। तो इसने बात मान के इंग्लैंड पहुंचा दी और इंग्लैंड में इसकी जो स्वीकृति थी वो कर दी गई, मान ली गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो विधान परिषद में सदस्य थे, अब वो जो 10 सदस्य 2/5 24 के पूरे के, तो वो चुन के आने लगे, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो पॉइंट लिखा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अब आप समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या और कैसे स्टार्ट हुई। तो कांग्रेस की डिमांड से ये स्टार्ट हुई थी, और जो विधान परिषद में जो सदस्य पहले आते थे नॉमिनेटेड होके, पहले ऐसे ही उठा लिए जाते थे 6 सदस्य भारतीय परिषद में, और इसके आधे जो 3 थे सरकारी और 3 थे इसमें नॉमिनेटेड, वो भी भारतीय, ठीक है। ये पहले नॉमिनेशन से आते थे, नामांकित करके सीधे, अब इनको क्या इलेक्टेड करके लिया जाएगा, और 3 की जगह कितने आ जाएंगे, गैर सरकारी 10 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। इसके द्वारा राजस्व एवं अथवा बजट पर बहस करने की कहाँ। अब देखो पहले क्या होता था कि जो बजट बनाया जाता था, भारत का वायसराय बजट बनाता था, उस पर ये जो प्रतिनिधि थे इनका कोई रोल नहीं होता था, यानी कि जो विधान परिषद थी उसमें बजट आता ही नहीं था, विधान परिषद थी उसको बजट दिखाया ही नहीं जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि हमें बजट को कम से कम, मतलब हम इसमें इंटरफेयर ना कर पाए तो बजट को दिखाओ, तो हम बहस तो कर पाए, सवाल तो पूछ पाए। तो इसीलिए तो राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर जो बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई 1892 में। अब ये बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे प्रभावी हो रही थी और इसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे उस समय, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो ये अगर नहीं मानते तो इन्हें पता था कि हम फिर ज़्यादा दिन तक इनको शासन करना था अंग्रेजों को, तो वो बात मानते रहे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे अभी देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे जो ये बढ़ोतरी हो रही है विधान परिषद में, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय संविधान की जो नींव है कहीं ना कहीं यहीं से पड़ी है। अब 1935 में जो अधिनियम उसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे भारतीय संविधान में यहाँ से कैसे कैसे चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, रटना नहीं चीज़ों को, ऐसे ही समझ के पढ़ो तो ठीक है, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप, ठीक है। अब हम चलते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम की ओर, ठीक है। चलो, भारत परिषद अधिनियम 1909, ये अब 1909 जो भारत परिषद अधिनियम है इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते थे, मार्ले मिंटो सुधार। अब ये मांगे मार्ले, जो इसको याद रखना आप, ये पहले लिखा है तो ये क्या है, अभी हमने देखा था भारत का सचिव जो कहाँ बैठता था, भारत सचिव के नाम से पद जो सृजित किया गया था वो मार्ले है। मार्ले कहाँ बैठता था, इंग्लैंड में। मिंटो क्या था, वायसराय था, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। चलो, तो पहली बार अब देखो इनने क्या किया 1909 में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन, ठीक, किया गया। तो भाई एक चीज़ है, क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आज समझ के पढ़ोगे कहानी की तरह तो कहानियाँ थोड़ी याद रह जाती हैं। 1909 से पहले एक घटना घटित हुई था, सबको पता है, 1905 में जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने रायता फैला दिया था। किस लिए, कैसा रायता फैला दिया था, इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था, इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। लॉर्ड कर्जन शासन कर रहा था बंगाल पे, जो वायसराय था वो तो अलग बात, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल में रायता फैलाया था उसको समेटने के लिए, अंग्रेजों की तो भाई नीति थी फूट डालो शासन करो, तो इनने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया भाई, इनने किया ये मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध, ठीक है। 1906 में आपको भी पढ़ा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इन्होंने सोचा कि मुस्लिमों को अपनी तरफ करते हैं, और उधर जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस भी 2 पार्ट में बटी थी। कांग्रेस में जब भाई 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया ना, तो यहाँ पे भारत में भी चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, तो इस समय लोग आक्रोश में थे। तो अंग्रेजों ने दिमाग से काम लिया, यहाँ पे कांग्रेस 2 दलों में बटी थी, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी में लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये अपनी मतलब वो धरना प्रदर्शन पे लगे थे, ठीक है। तो
अब देखो नरमपंथियों को इसने अपनी तरफ कर लिया, ठीक, और यहाँ पे मुस्लिम जो लीग थी मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया इसने, ठीक, ये दोनों को अपनी तरफ कर लिया। अब ये लोग बच्चे गर्मपंथी अकेले, जब अकेले पड़ गए तो ये क्या कर पाएंगे भाई, तो इस तरीके से ने चाल चली। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, क्या मुस्लिमों को अलग बोर्ड करने का यानी अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया, कहाँ पे 1909 में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, ठीक है। तो यानी कि संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है 1900 जो अपना आगे वाला आएगा 1909 के बाद 1919 1935, इसमें ये घटेगा नहीं, बढ़ते ही जाएगा। अभी तो मुस्लिमों को तोड़ा, फिर ये क्या करेगा 1919 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारतीय ईसाई हैं और भारतीय आंग्ल इंडियन, इनको भी मतलब अलग अलग पृथक चुनाव निर्वाचन कर देगा। इस तरीके से फूट डालता जाएगा। और 1935 में क्या करेगा, ये दलितों को भी तोड़ देगा यहाँ से। पूना पैक्ट समझौता नहीं हुए तो 1931-32 में उस समय, ठीक है, दलितों को भी अलग पृथक निर्वाचन का वो दे देता अधिकार। इस तरीके से भारतीयों में फूटन डाल देता है और शासन करते रहते हैं ये, ठीक है। तो ये फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, याद रखना आप इसको। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब इसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, ठीक, अभी ये हम जो बोल रहे थे कार्यपालिका परिषद, और एक क्या बोल रहे थे, विधान परिषद। तो पहले विधान परिषद में ही लिए जाते थे, अब कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीयों की जगह बनाई गई। और सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी कि जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने ये, ठीक, और इनको क्या दिया गया, विधि डिपार्टमेंट, ठीक। अब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, जो हम कह रहे थे अभी कांग्रेस ने जो पहले अर्जी लगाई थी 1892 में, ठीक है, 1892 में जो बोला था कि पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली होनी चाहिए और जो विधान परिषद है उसमें संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो इनकी क्या हुई, फिर विधान परिषद में यहाँ पे और संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। 1892 में चला आ रहा था तो इनको समझ में आ गया विधान परिषद में और संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई। और अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, एक शब्द इस्तेमाल किया कि हम प्रतिनिधि सरकार, क्या प्रतिनिधि सरकार लाएंगे। कौन सी सरकार, प्रतिनिधि सरकार, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई आक्रोश बढ़ रहा था लोगों में, बंगाल विभाजन हो गया था स्वदेशी, और उधर दादा भाई नौरोजी को पता चल रहा था लोगों यहाँ पे मतलब, और जो समाचार पत्र थे वो भी हावी होने लगे थे। इस समय ऐसा दौर आ गया था, मतलब अब लोग समझदार होने लगे थे, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठे एक साथ होने लगे थे, तो कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा। तो विधान परिषद में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, जो पहले बजट केवल दिखाया जाता था उस पर तुम सवाल नहीं पूछ सकते थे, और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने इनका अधिकार दे दिया गया। तो धीरे धीरे अधिकार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम से अधिकार नहीं दे रहे। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि। अब ये पॉइंट हम आपको बताते हैं। ये जो अपने विधान परिषद में आपने देखा कि इससे पहले 1892 में संख्या कितनी कर दी गई थी, 24 कर दी गई थी सदस्य संख्या। अब ये सब चीज़ें लिंकिंग थोड़ी याद रखना पड़ेगा आपको, लिंकिंग मेथड के लिए बता रहे हम। तो 1909 में जो है ये कितनी कर दी गई, आपकी संख्या कर दी गई 69। कितनी कर दी गई, 69। अब आप ये देख लीजिए 69 कर दी गई टोटल संख्या, कितनी, 69। विधान परिषद, कार्यपालिका परिषद, विधान परिषद। तो 1909 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे कार्यपालिका परिषद में भी भारतीयों की एंट्री होने लगी और विधान परिषद में भी भारतीयों की एंट्री होने लगी थी, ठीक है। वो तो पहले से हो रही थी, ठीक है, 1892 से पहले 1800 मतलब जो 61 था, 1861 से ही एंट्री स्टार्ट कर दी विधान परिषद में। अब यहाँ पे देखो आप 69 में से जो 9 थे, 9 तो इनके भाई नॉमिनेटेड थे पहले ही से, 9 सरकारी सदस्य थे और बचे कितने, 60। अब 60 में से भी 28, ठीक है, ये मतलब ये क्या थे, जो पहले जैसे थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी। अब इसमें बचे कितने, 60। अब 60 में से 28, 60 में से 28, ठीक है, इनके आदमी नॉमिनेटेड सरकारी,
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे, इसमें भी ये 28 सरकारी थे बाद में जो बचे हुए, और गैर सरकारी इसमें कितने थे, 5 थे, और निर्वाचित सदस्य जो हैं वो कितने थे अपने 27। तो कुल मिला के 28, 5, 9, ये मतलब उल्टा खेल खेलते थे। ये सब कैसे हैं, सरकारी हैं। 28, 5 और 9 बचे कितने, 27, चुन के कितने आ रहे, 27 आ रहे। ठीक है, अब ये भी मतलब 5, 28 आदि हैं तो एक तरीके से सरकारी सदस्य ही। अब 27 में से इन्हें क्या किया, जो ये निर्वाचित कितने हैं, 27 हैं। ठीक है, 27 में से 14 ये प्रांतीय, 7 कौन से, अब इसने यहाँ पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली यानी मुस्लिमों को अधिकार दे दिया था, तो 7 क्या थे, मुस्लिम थे, और दो इसमें थे ब्रिटिश, यहाँ पे 2 ब्रिटिश स्पेशल इलेक्टोरेट से आते थे, भारतीय आंग्ल वही वाले। ठीक है, तो इसमें भी मतलब 2 इनने अपने यहाँ भी ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट के आदमी रख लिए। कुल मिला के ये 14, 7, 21 सदस्य जो यहाँ पे आपके 18, 5, 14 में से अब यहाँ पे कुछ जमींदार भी सीधे आते थे। तो कुल मिला के खेल वही हुआ। ये मतलब ये नहीं चाहते थे कि मतलब एक तरीके से कि हम इनको सत्ता पूरी दे दें, इनका मतलब था लॉलीपॉप दे के हम शासन करते रहें। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, ये पूछी नहीं जाएंगी कहीं, लेकिन ये है थोड़ी जानकारी के लिए बता दी गई। ठीक है, तो विधान परिषद में धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, ये आप याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये तो हो गया आपका 1892 के बाद 1909 और 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की ओर चलते हैं। ठीक, 1909 भारतीय शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको हम देख लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब वीडियो लंबा हो रहा है, ये 40 मिनट का ये वीडियो रखते हैं, और दूसरे वीडियो में भी हम ये भी कर लेंगे। तो इसी के साथ आपको चीज़ें रट रही नहीं हैं, थोड़ा समझ के पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन अगर आपको भविष्य के लिए तैयारी करनी है तो चीज़ें रटना छोड़ दो और सही से चीज़ों को समझना सीखो। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, ये शब्दों पर ध्यान दो। ठीक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, और देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। क्लास अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करते रहिए। ठीक है, और थोड़ा टाइम की कमी है तो क्लास रेगुलरली नहीं आ पा रही, इसके लिए हमें सॉरी। और क्लास को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, जब टाइम मिले तो देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।